नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं बात उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और देश और आपसे, हमसे सरोकार रखने वाली खबरों की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आजकल चर्चा सिर्फ एक खबर की हो रही है। खबर वो जिसने हमारा सीना कर्व से चौड़ा कर दिया है, जिसने यह बता दिया है कि नए भारत की बुलंद तस्वीर क्या होती है, जिसने यह बता दिया है कि भारत आतंकवाद के खात्मे को लेकर कितना संकल्पबद्ध है, कितना प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है, उसी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक और कड़ी आज दुनिया के सामने आ गई है। जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो भारत चुप नहीं बैठता। ऑपरेशन सिंदूर इसका सशक्त उदाहरण है। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसे ऑपरेशन किए, एक अत्यंत गोपनीय और सफल सैन्य अभियान को अंजाम दिया जो कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति की प्रत्यक्ष मिसाल बन गया है। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने मार गिराया, 72 हुरों के पास पहुंचा दिया और 9 बड़े आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस अभियान की पूरी योजना, इसका पूरा खाका एक अद्भुत समन्वय के साथ तैयार किया गया और फिर उसे क्रियान्वयन में भी लाया गया, जहां पर भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना एक साथ एक कमांड सेंटर में मौजूद थी। इस ऑपरेशन पर निगरानी रखने वाला कमरा सिर्फ एक सैन्य नियंत्रण कक्ष ही नहीं था, जिसे वॉर रूम कहते हैं। केवल एक वॉर रूम नहीं था, बल्कि यह भारत की नई सैन्य रणनीति का भी प्रतीक था। भारतीय सेना द्वारा जारी की गई किताब, जिसमें पहली बार इस कमांड सेंटर की तस्वीरें साझा की गई हैं। यह साफ दिख रहा है कि कैसे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मिलकर इस ऑपरेशन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थे। रात के लगभग 1:05 की एक तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लाइव ड्रोन फुटेज और सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से यह ऑपरेशन नियंत्रित किया गया। यह दिखाता है कि भारत की सेनाएं न केवल साहसिक हैं, बल्कि तकनीकी रूप से भी अत्यंत सक्षम और सुसज्जित हैं। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और सशस्त्र ड्रोन जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने यह जता दिया है कि अब दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मारा जाएगा। बुकलेट में भी केवल ऑपरेशन की रणनीति नहीं, बल्कि इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया गया है, शामिल किया गया है। पहलगाम हमले की शुरुआत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिले समर्थन तक हर एक कड़ी को इसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन्स का मलबा भी इस पुस्तक का हिस्सा है, जो उस देश की विफल रणनीति का प्रमाण दुनिया के सामने रखता है। इस अभियान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया भी गौरतलब रही है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर एकजुट है। यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के बदलते हुए रवैये की घोषणा है। ऑपरेशन सिंदूर यह स्पष्ट करता है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं, कार्रवाई की नीति पर काम कर रहा है। तीनों सेनाओं का तालमेल, उच्च तकनीकी संसाधनों का उपयोग और राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, यह सब इस बात का संकेत है कि भारत अब आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक संदेश है दुनिया को और खासकर उन ताकतों को जो भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। वो जान ले
कि भारत अब बदल चुका है। ये बदलाव स्थायी है। हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। और जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो हमारा संदेश स्पष्ट है कि आतंकवाद को हर हाल में उखाड़ फेंकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब तो हाल ये है कि आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान की सीमा के भीतर भी जगह सुरक्षित नहीं बची है, क्योंकि ये नया भारत है जो सीमा के अंदर घुसकर भी आतंक के सफाए का मादा रखता है। और जो कड़ी हमने शुरू की है, जो शुरुआत हमने की है, जो आगाज हमने किया है, वो आगाज अपने अंजाम तक पहुंचे। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, ये विराम है, ये पूर्ण विराम नहीं है। सेना अब भी तैयार है, उसी ऑपरेशनल मूड में है। और हम स्पष्ट कह चुके हैं कि अगर आतंकवाद, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद नहीं रुकता है तो निश्चित रूप से हमारा ये ऑपरेशन एक बार फिर शुरू होगा और एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने में हम सक्षम साबित होंगे। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो देखिए, लगातार देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश की सेना और देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को उसकी अपनी औकात याद दिला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात दौरे पर हैं, गुजरात के दौरे के दूसरे दिन भी उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। आतंकवाद के मुद्दे पर यह चेतावनी है पाकिस्तान को, जो साफ तौर पर कह रही है कि यह शुरुआत है, सावधान हो जाओ। कर्णावती तक जोरदार रोड शो के बाद हमने देखा कि वडोदरा से लेकर कर्णावती तक जोरदार रोड शो के बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। पीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म समझता है, लेकिन भारत अब सहन नहीं करेगा। उनके इस बयान ने न सिर्फ देश की सख्त कूटनीति को दोहराया है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत दे दिया है, या यूं कहें कि स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत की नई नीति अब प्रति उत्तर की है। भारत अब सहेगा नहीं, भारत अब जवाब देगा। मोदी का यह तेवर न केवल पाकिस्तान के लिए संदेश है, बल्कि आतंक को पालने वालों के लिए भी चेतावनी है। गुजरात की धरती से दिए गए इस संदेश ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि नई दिल्ली अब किसी भी साजिश का जवाब सीमा पार तक देने में जरा भी हिचकेगी नहीं। क्या है 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है,
लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा तो पाकिस्तान टेररिज्म को ही टूरिज्म समझता है, लेकिन हम टेररिज्म को टेररिज्म ही समझते हैं और टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए उस कदम को भी जानते समझते हैं और इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। ये ऑपरेशन सिंदूर जो आज के भारत का न्यू नॉर्मल है, ये पाकिस्तान के लिए, आतंकिस्तान के लिए एक बड़ा जवाब है, एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा अल्टीमेटम है। और जब हम अल्टीमेटम की बात करते हैं तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि आतंक के विरुद्ध शुरू हुई ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होने वाली जब तक वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाता। और कहते हैं कि जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो गीदड़ बस अपनी औकात दिखाता है। ये बात इस समय पाकिस्तान के लिए एकदम सटीक बैठती है। दरअसल कंगाल पाकिस्तान, भिकारिस्तान, गधों का देश पाकिस्तान अब शांति की राह गलाप रहा है। वो पाकिस्तान जो कल तक भारत को युद्ध की, एटॉमिक युद्ध की, न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी दे रहा था, आज बातचीत के लिए भीख मांग रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तेहरान से बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कश्मीर, आतंकवाद, पानी और व्यापार जैसे मुद्दों पर भारत से बातचीत की पेशकश की है, मगर साथ ही उन्होंने अपने पुराने राग में भी जो कहानी थी वो आगे जोड़ दी। कहा कि अगर भारत ने आक्रामक रुख अपनाया तो पाकिस्तान जवाब देने में देर नहीं करेगा। अब ये कौन से जवाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि जवाबी कार्रवाई तो हमने की थी, आपने आतंकवादियों को भेजा, हमने आतंक और आतंकी ठिकानों का खात्मा किया, लेकिन पाकिस्तान ने तो आतंकियों को अपना माना है। इसीलिए पाकिस्तान ने उस युद्ध को अपना मानकर पाकिस्तान की सेना ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन जब भारत की तरफ आंख उठाकर देखा गया तो जवाबी कार्रवाई भारत ने की। शहबाज शरीफ शायद वो बातें भूले नहीं होंगे, वो दर्द, वो मर्म भी भूले नहीं होंगे, लेकिन क्या करें, दुनिया के मंच पर अपने आप को दिखाने का, बताने का ये प्रयास है। अब शहबाज साहब से कोई पूछे कि जवाब देने के लिए कुछ बचा भी है क्या आपके पास? जो मुल्क अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता हो, जहां महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी हो, जहां IMF की चौखट पर जो देश हर महीने जाकर गिड़गिड़ाता हो, जो चीन के चंदे पर पल रहा हो, वो भारत को जवाब देगा? क्या टमाटर और आटा फेंककर जवाब देगा? असल बात तो यह है कि पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि भारत वो नहीं रहा जो पहले था। अब भारत चुप नहीं बैठता, भारत अब एक्शन लेता है और जवाब ऐसा देता है कि दुश्मन सदमे से बाहर नहीं आ पाता। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतों का जवाब दिया, उसने दुश्मन के होश उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साफ कर दिया कि अब कोई भी हमला सीधा और करारा जवाब लेकर आएगा और भारत की यही नीति है और भारत की इसी नीति के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। आज शहबाज शरीफ भले ही फिर से गीदड़ भभकी दे रहे हों, लेकिन शहबाज शरीफ आईने में अपना चेहरा देखकर ये जान और समझ सकते हैं कि इस नए भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। ये वो नया भारत है जो आतंक के पनाहगारों को भी नहीं बख्शेगा, क्योंकि हमने आतंक के समूल विनाश का संकल्प लिया है। हमारे लिए जो भी देश, जो भी व्यक्ति आतंक को पनाह देगा, उसे हम उसी रूप में देखेंगे जैसे हम आतंक और आतंकियों के ठिकाने को देखते हैं। और यही वजह है कि भारत की नीति ही भारत की नियति तय कर रही है, क्योंकि हमारी नियत साफ है,
पाकिस्तान की नीयत ने पाकिस्तान की नियति को तय कर दिया है, क्योंकि उनकी नीति तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों पर केंद्रित है, लेकिन हमारी नीति आतंकवादियों के समूल विनाश के साथ आगे बढ़ रही है। और जब हम नीतियों की बात करते हैं तो किस कदर हम एक एक करके अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ा रहे हैं, किस तरह से हम आधुनिक तकनीकी को अपना रहे हैं, किस तरह से हम अपनी नीति निर्धारण में आक्रामकता ला रहे हैं और किस तरह से हम बड़े बड़े कदम उठाते हुए बड़ी बड़ी योजनाओं को मेक इन इंडिया का आधार देकर अपने आप को सशक्त कर रहे हैं, इसकी एक और बानगी आज दिखाई दी है। एक और बड़ा कदम, एक और ऐतिहासिक मोड़ और एक और ठोस संकेत कि अब भारत सिर्फ रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं, निर्माता और निर्यातक भी बनने जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है। अब ये स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट केवल फाइलों में नहीं रहेगा, बल्कि आसमान में गर्जना करेगा, वो भी भारत की मिट्टी पर बना, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया और भारत के जांबाज पायलट्स के लिए तैयार किया गया। 5वीं पीढ़ी का यह युद्धक विमान 2 इंजन वाला होगा, स्टील्थ तकनीक से लैस होगा और मल्टी रोल ऑपरेशन में माहिर भी होगा। 2035 तक इसकी पहली उड़ान की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इससे पहले ही भारत ने यह जता दिया है कि अब विदेशी फाइटर जेट्स की लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। रूस हो, अमेरिका हो या फिर चीन, अब भारत बराबरी की टक्कर देने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्रह्मोस ने ही किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, यह दुनिया ने देख लिया है। अब इस एक्वा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट की लागत 15,000 करोड़ रुपए है और खास बात यह है कि इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया गया है, जिससे इसका उत्पादन और तेजी से होगा और गुणवत्ता वैश्विक मानकों से ऊपर होगी। जब बात राष्ट्र रक्षा की हो तो कोई समझौता नहीं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखें या फिर चीन की हालत को देखें तो दोनों के ही चेहरे देखने लायक हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नींव हिल चुकी है। चीन के द्वारा भेजे गए जो हथियार थे, जिनके बल पर पाकिस्तान मेढक सरीखे उछलता था, उसकी भी किस तरह से हवा निकली वो हमारे हथियारों ने बता दिया है। आतंक के ठिकाने मिटा दिए गए। जब उन्होंने पलटवार करने की हिमाकत की तो महज 22 मिनट में भारत ने 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। डीआरडीओ द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अब 120 किलोमीटर दूर तक सटीक वार करने में सक्षम है। 250 किलो का वॉरहेड, लेजर गाइरो नेविगेशन और एआई सक्षम सटीकता। यह पिनाका सिर्फ रॉकेट नहीं है, दुश्मनों के लिए कहर बनकर टूटेगा। ये पहले की रेंज 40 से 90 किलोमीटर थी, लेकिन अब यह 2 गुना हो चुकी है। अब दुश्मन को चेतावनी ही नहीं, परिणाम की भाषा भी समझ में आएगी। चीन के पास चाहे 300 J-20 फाइटर्स हों, 300 J-20 फाइटर्स हों या फिर J-36 या फिर J-50 के पोस्टर हों, लेकिन भारत अब तकनीक के क्षेत्र में सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि आगे निकलने की राह पर भी है। तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। रूस भले ही Su-57 के डिजाइन ऑफर करे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब रास्ता सिर्फ स्वदेशी का होगा।
भारत अब आत्मनिर्भर है और जो आत्मनिर्भर होता है वही आत्मविश्वासी भी होता है। आज एमका और पिनाका MK3 जैसे प्रोजेक्ट्स ये साबित करते हैं कि भारत की रक्षा नीति अब सिर्फ रणनीतिक नहीं, तकनीकी और औद्योगिक क्रांति का भी हिस्सा बन चुकी है। ये भारत की स्वदेशी ताकत है जो दुनिया के अच्छों को पछाड़ रही है। ये भारत के मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है जो आत्मविश्वासी भी है और विश्वास और विश्वसनीयता के साथ भी है। दुनिया भर के देश अब भारत के इन हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियारों की तरफ दुनिया ने देखना शुरू कर दिया है। यानी भारत अब केवल उपभोक्ता ही नहीं बनेगा, भारत हथियारों के क्षेत्र में सुरक्षा को बाहर भी बेचेगा, यानी निर्यातक भी बनेगा। और सीधे तौर पर जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, जब हम इस सेक्टर में निर्यात बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था में ये एक पॉजिटिव पॉइंट जोड़ता है। अर्थव्यवस्था जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जापान को पछाड़कर अब केवल अमेरिका, चीन और खासतौर से जर्मनी, और 2026 तक ये कहा जा रहा है कि हम जर्मनी को भी पीछे करके तीसरे पायदान पर होंगे। और यकीन मानिए इस पायदान पे पहुंचने के लिए जो आधार बनेगा वो हमारा सुरक्षा क्षेत्र भी बनने वाला है। बात सुरक्षा की हो रही है, बात विश्वास की हो रही है, बात पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की हो रही है, तो बात पीओके की ना हो अधूरा सा लगता है। भारतीय पहले ही ये जान चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये शुरुआत है और इसका अंजाम यही होगा कि पीओके हमारा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर अब कोई बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी आज गुजरात गांधीनगर में उपस्थिति थी, उन्होंने पीओके का जिक्र किया और इसके लिए उन्होंने चाहिए थी जंजीरें, लेकिन काट दी गई मां भारती की भुजाएं। जिन्हें मौत देनी चाहिए थी उन्हें शांति का प्रस्ताव दे दिया गया और परिणाम भारत मां के सीने पर एक नासूर बन गया पीओके। कांग्रेस की एक ऐतिहासिक भूल, नेहरू की एक जिद और भारत के भूगोल का एक कटा हुआ टुकड़ा। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर
पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की धरती से एक बार फिर कांग्रेस की गलती पर हमला बोला। तो एक ऐसी ऐतिहासिक भूल जिसको सुधारने का वक्त आ गया है। सरकार से देश चाहती है, ये इस बात संकल्पबद्ध जो सरकार है, जो ये कह रही है कि पीओके हमारा होगा, तो अब जल्द से जल्द वो सपना भी पूरा हो। यही उम्मीद देश करता है, यही उम्मीद 140 करोड़ जनता करती है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता गहराती जा रही है। बीजेपी ने सोमवार को एक सनसनीखेज वीडियो साझा किया, जिसमें राज्य पुलिस का एक अधिकारी यह स्वीकार करता हुआ नजर आता है कि अब तक फेसबुक के जरिए 90,000 लड़कियों का अपहरण हो चुका है। एक दो नहीं, बल्कि 90,000 लड़कियों का अपहरण हो चुका है। यह खुलासा जैसे ही सामने आया, पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में यह खुलासा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक गंभीर संकट बन गया है। बीजेपी ने इस वीडियो को जारी करते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि राज्य की महिलाएं और लड़कियां आज अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। वीडियो में पुलिस अधिकारी की स्वीकारोक्ति किसी एक घटना की नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर हो रहे मानव तस्करी और अपहरण की गवाही देती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की सरकार आखिर इन अपराधों पर लगाम लगाने में क्यों विफल रही है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि यह भयावह सच्चाई है कि बंगाल अब बंगाल की बेटियों के लिए ही सुरक्षित नहीं है। अपराधियों को न सरकार का डर है, न कानून का। ममता बनर्जी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और एक और जहां राज्य सरकार तमाशबीन बनी बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी खुलेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मासूम बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और अपहरण का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामले में एक 6ठी कक्षा की छात्रा को इंस्टाग्राम के जरिए फंसाकर ब्लैकमेल किया गया। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि उस डरावनी हकीकत का हिस्सा है जिसने बंगाल की बेटियां रोजाना जिसमें झोंकी जा रही हैं। इस मुद्दे पर सबसे बड़ी चिंता यह है कि इतने बड़े पैमाने पर लड़कियों के लापता होने के बावजूद न तो ममता सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया और न ही अब तक कोई पारदर्शी जांच सामने आई है। क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है, या फिर ये अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का संकेत है? बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी से सीधा सवाल पूछा है कि क्या आपको बंगाल की बेटियों की परवाह नहीं है? क्या आपके राजनीतिक वोट बैंक से ऊपर नहीं उठ सकती हैं? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की गिरती कानून व्यवस्था को उजागर कर दिया गया है। आरजीकर केस, इसकी याद अभी याददाश्त से धूमिल नहीं हुई है और इस बीच 90,000 बेटियों का अपहरण सवाल खड़ा करता है ममता बनर्जी के मां माटी मानुष वाली पंक्ति पर। अगर राज्य की महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो ये किसी सरकार के लिए सबसे बड़ी असफलता है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी इस पर जवाब देंगी, या फिर यह मामला भी बाकी कई मामलों की तरह दबा दिया जाएगा।
ফেসবুকের মাধ্যমে প্রায় 90,000 মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে। ফেসবুককে ইউজ করেই 90,000 মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তো ফেসবুকের মাধ্যমে প্রায় 90,000 মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে। ফেসবুককে ইউজ করেই 90,000 মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। तो एक पुलिसकर्मी ही कह रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से 90,000 लड़कियों का अपहरण हुआ है। ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, ये उस सरकार की पुलिस कह रही है जिस सरकार में ये दावा किया जाता है कि माँ माटी मानुष की सरकार है, माँ सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं। और सवाल ये भी कि क्या जब इतना बड़ा खुलासा हो गया है तो ममता बनर्जी इस पर अपना मौन तोड़ेंगी? इंतजार रहेगा। बहरहाल अब आपको पश्चिम बंगाल से निकलकर पंजाब की तरफ लिए चलते हैं। पंजाब, जहां के अमृतसर से खबर आई, जहां मजीठा रोड बाईपास के पास स्थित नौशहरा गांव में आज सुबह एक बम धमाका हुआ। इस बम धमाके ने इलाके में दहशत पैदा कर दी। यह विस्फोट एक खंबे के पास हुआ जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ये कहते हैं कि धमाका इतना जबरदस्त था कि उस व्यक्ति के हाथ पैर की चीथड़े उड़ गए और उसका पूरा शरीर घावों से भर गया। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बॉर्डर रेंज के डीआईजी सतिंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। कहा कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मृतक किसी आतंकवादी संगठन के लिए कार्य कर रहा था और वो यहां हथियारों की एक खेप लेने आया था। डीआईजी के अनुसार यह विस्फोट उस जगह पर हुआ जहां आतंकियों ने संभवतः अपने हथियार छुपा रखे थे। आशंका ये जताई जा रही है कि आतंकियों का ये जो इलाका था वो गुप्त ठिकाना था। मृतक की जेब से बरामद कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से उसकी आतंकवादी लिंक की भी पुष्टि होती हुई दिखाई देती है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ था, किस संगठन से जुड़ा हुआ था इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसकी पहचान की प्रक्रिया अब भी जारी है। पुलिस आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने का तेजी से खंगाला जा रहा है। इस बम धमाके के बाद से पूरे इलाके में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आम जनता से भी अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। यह घटना पंजाब में आतंकवाद की एक और साजिश की ओर इशारा करती है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। और ये ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि लगातार पाकिस्तानी एजेंट्स की धरपकड़ शुरू हुई है। यह ऐसे समय में हुआ है जब लगातार इन इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन कई बार हथियारों के साथ पकड़े गए हैं। यह ऐसे समय में हुआ है जब यह कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों के स्लीपर सेल्स पंजाब में एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसे में यह एक बड़ी चुनौती है। जांच प्रक्रिया जारी है और उम्मीद करते हैं हम कि जल्द ही इस घटना का भी पटाक्षेप होगा। जब हम घटना की बात करते हैं तो आज एक और घटना घटी। घटना कर्नाटक में घटी। कर्नाटक के कोप्पल जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जो हर हिंदू के दिल को छू रहा है। दरअसल ये कहानी है एक हिंदू पुजारी की, जो 120 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए अपनी मंदिर में भगवान की सेवा किया करते रहे। लेकिन 2018 में कर्नाटक सरकार ने गैर कानूनी तरीके से उस मंदिर पर कब्जा कर लिया। ये पुजारी जो रामानंदी संप्रदाय से हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनके वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में बताया कि यह कब्जा कर्नाटक अधिनियम के खिलाफ है और पुजारी के अधिकारों का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया।
कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए साफ निर्देश दिया कि पुजारी को मंदिर में पूजा करने और एक कमरे में मूलभूत सुविधाओं के साथ रहने का अधिकार मिले। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि हाई कोर्ट के 14 फरवरी 2023 के अंतरिम आदेश का पालन न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह फैसला हर उस हिंदू के लिए राहत की सांस है जो अपने मंदिरों और परंपराओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मंदिर सिर्फ इमारत नहीं बल्कि हमारी आस्था और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। पुजारी का जीवन मंदिर के आसपास ही घूमता है। उसे बेदखल करना उसकी आस्था और उसकी आजीविका पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम दिखाता है कि न्यायपालिका हमारी धार्मिक परंपराओं के साथ खड़ी है। वकील विष्णु शंकर जैन को स्थायी वकीलों को नोटिस देने की अनुमति भी मिल गई है, जो इस मामले की ओर और ज्यादा मजबूत भरे कदम को दिखाता है। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों सरकारी तंत्र धार्मिक स्थलों पर मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करते हैं। हिंदू पुजारी की इस लड़ाई में हम सबको उसका साथ देना चाहिए। ये सिर्फ एक पुजारी की लड़ाई नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम उम्मीद की किरण है और हम आशा करते हैं कि पुजारी को उनका हक, उनका अधिकार जरूर मिलेगा। और आइए, क्योंकि बात अलग अलग मुद्दों की हो रही है और जब हम अलग अलग मुद्दों की बात करते हैं तो ये सब कुछ मौसम से भी जुड़ जाता है। मौसम, कभी चिलचिलाती गर्मी तो कभी भीषण वर्षा। चिलचिलाती गर्मियों का मौसम आते ही लोगों की नजरें आसमान की ओर लग जाती है और काश इस नीले आसमान पर कुछ बादल छा जाए, सूरज की तपिश से राहत दिलाए और तपती धरती पर बारिश की बूंदें बरसा जाए। तपती गर्मियों में बरसने वाले बादल किसी सपने के पूरा हो जाने जैसे लगते हैं, लेकिन कई कई साल गर्मियों में ये इंतजार लंबा हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार बादल कुछ जल्दी ही मेहरबान हो चले हैं। इस बार मॉनसूनी हवाओं के रथ पर सवार बादलों का काफिला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बार भारत की दक्षिणी छोर पर केरल तक मॉनसून 10 दिन पहले ही पहुंच गया है। 16 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब समय से एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी हो। सामान्य तौर पर दक्षिण पश्चिमी मॉनसून 1 जून को केरल के तट को पार करता है, लेकिन इस बार 23 मई को ही केरल में मॉनसून की झमाझम बारिश शुरू हो गई। मॉनसून बड़ी ही तेजी से आगे भाग रहा है, इतनी तेजी से कि केरल पहुंचने के अगले ही दिन मॉनसून महाराष्ट्र पहुंच गया। मुंबई में भी मॉनसून की बारिश जमकर हो रही है। ऐसा करीब 5 दशक बाद देखा गया है। 1971 में ऐसा हुआ था जब मॉनसून एक ही साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र पहुंच गया और भारी बारिश हुई। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश के चलते वर्ली मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। अंधेरी, भांडुप, पवई में सड़कों पर पानी भरने से घंटों घंटों जाम लगा रहा। साथ ही लोकल ट्रेन जो लाइफलाइन कही जाती है और फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश, आंधी, तूफान, बिजली और ओलावृष्टि का अलर्ट है। शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ में भी प्री मॉनसून एक्टिव हो गया है। छत्तीसगढ़ में 8 जून तक इसकी एंट्री हो सकती है। यह पिछले 5 सालों में सबसे जल्दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री बस्तर के रास्ते होती है। नॉर्मल डेट्स की बात की जाए तो बस्तर में मॉनसून 13 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार करीब 5 दिन पहले ही पहुंचने से तस्वीर बदल रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश के 14 राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है। 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने की वजह से अगले 4 दिन तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
पिछले 5 दिन से पुणे में पूरी तरह से बहुत बड़ी बारिश हो रही है। यहाँ का जो पुणे का जो जनजीवन है पूरी तरह से विस्कलित होने के कारण यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी तरह से जो काम पे लगी हुई दिखाई दे रहे। पुणे महानगर पालिका जो है उनके तरफ से जो आपत्ति व्यवस्थापन के विभाग के अनुसार जानकारी मिली कि वहाँ पे पुणे में बहुत जगह पे जो बड़े बड़े पेड़ थे वो गिरने के कारण बहुत सारी जो ट्रैफिक समस्या है वो भी हो गई है। और उसके बाद पुणे के जिले में जो ग्रामीण इलाका है बारामती रहेगा, जो दौंड रहेगा, बिगवन, ये इलाके में बहुत तरह से जो बारिश हो गई उसके कारण वहाँ का जो बहुत सारी जो खेती थी वो खेती पानी में चली गई है। वहाँ का जो प्याज वगैरह था वो पूरी तरह से खराब हो गया है। और इसके कारण बारिश जो ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा होने के कारण जो पुणे में जो बहुत सारे इलाके में जो ट्रैफिक की समस्या हो, वहाँ का जो लाइफस्टाइल हो पूरी तरह से चेंज हो गया है। और जो हवामान खाता जो विभाग है उन्होंने अभी कह दिया है कि और 3 दिन ये लगा। तो ये मौसम है जो अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हमें और आपको भी अपने इस बदलते पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने में समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में हमें बचाव जरूरी है। और प्रकृति के लिए एक नियम है कि प्रकृति का उपभोग नहीं, उपयोग करिए। ये जो परिस्थिति बन रही है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का उपभोग करना शुरू कर दिया। और कहते हैं ना कि प्रकृति जब बदला लेती है तो कुछ ऐसे रूप में लेती है जो मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य समाज के लिए, मानव समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए प्रकृति माँ का उपयोग कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालने के लिए सामंजस्य बनाइए, वृक्ष जरूर लगाइएगा। चलिए, क्योंकि हम जनमत के अब आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हमेशा की तरह हम आखिर में एक पॉजिटिव तस्वीर आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। INSSV तारिणी पर सवार लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, इन दोनों ने ही नविका सागर परिक्रमा 2 को डबल हैंडेड मोड में पूरा कर लिया है। और इस मोड में पूरा करके दोनों ने ही एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये जोड़ी 29 मई 2025 को गोवा के मुर्मुगांव बंदरगाह पर भव्य स्वागत के लिए लौट रही है। 8 महीने में इन्होंने करीब 25,400 नॉटिकल मील की दूरी तय की है, वो भी केवल पाल और हवा की मदद से। 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 केप्स पार करते हुए इन्होंने तूफानी हवाओं, बर्फीले पानी और 3 चक्रवातों का बहादुरी से सामना किया। डेथ पैसेज और केप हॉर्न जैसे चुनौतीपूर्ण मार्ग भी इस जोड़ी ने साहस के साथ पार किया। भारत का परचम हर बंदरगाह पर लहराते हुए उन्होंने समुद्री कूटनीति को भी नई ऊंचाई दी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की संसद से सम्मान भी प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख की सराहना के साथ ही ये उपलब्धि नारी शक्ति और भारत की समुद्री ताकत का बड़ा प्रतीक बन चुकी है। तो ये है हमारी ताकत और ये है हमारी नारी शक्ति। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।